पहले वीडियो में मैंने बताया कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के गुण और वो कितने प्रकार के होते हैं। और ठोस के दो प्रकार होते थे, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के मैंने बारे में बता दिया। अब हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस को कितने प्रकार से बांटा गया है और कितने प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस को बंधन के प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिस्टलीय ठोस को बंधन की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला में है आयनिक ठोस। पहला में क्या है? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। इसके बाद दूसरा में है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। इसके बाद तीसरा है धात्विक ठोस। तीसरा क्या है? धात्विक ठोस, जिसे मेटल सॉलिड बोलते हैं। इसके बाद चौथा है आणविक ठोस। चौथा क्या है? आणविक ठोस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भाग में बांटा गया है? तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो आयनिक ठोस है और कोवैलेंट सॉलिड यानी कि सहसंयोजक ठोस है। इसके बाद तीसरा धात्विक ठोस है, चौथा आणविक ठोस है। तो पहला देख लेते हैं कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं। तो आयनिक ठोस क्या है? इसमें आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? तो आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं और विपरीत आयनों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। क्या होता है? जब दो विपरीत आयनों के बीच कोई बल लगता है तो उस बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। यह बल आयनों के मध्य उपस्थित रहता है, अतः इसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आयनिक बंधन भी कहा जाता है। देख लेते हैं आयनिक ठोस फिर से। ये आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। आयन जानते होंगे, आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। और दूसरा में विपरीत आयनों के बीच यानी कि दो विपरीत आयनों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। यह बल आयनों के मध्य यानी कि बीच में उपस्थित रहता है, अतः इसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है। तो ये हो गया आयनिक बंधन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट में है कि यह ठोस अत्यंत कठोर एवं भंगुर प्रवृत्ति वाला होता है। भंगुर का मतलब बहुत ही कमज़ोर प्रवृत्ति वाला होता है, बहुत ही कमज़ोर प्रवृत्ति। आयनिक ठोस में है कि यह ठोस अत्यंत कठोर एवं भंगुर प्रवृत्ति वाला होता है। इसके बाद दूसरा में है, चौथा में है कि इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का भी उच्च था और यहाँ पे आयनिक ठोस का भी क्या है? उच्च है। तो इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जानते होंगे, क्वथनांक भी आप जानते होंगे कि जब कोई हम वाटर को गर्म करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्वथनांक बोलते हैं। और द्रव्यनांक तो आप जानते ही होंगे। इसका पाँचवा है कि ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक, आयनिक ठोस क्या होते हैं? आयनिक ठोस ठोस अवस्था में क्या होता है? यह विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। यानी कि जब यह ठोस रहता है तो इसमें विद्युत द्वारा प्रभावित किया जाता है, लेकिन यह ठोस कुछ चालक होते हैं, यानी कि यह ठोस रहता है तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं किया जाता है। जब इसे द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में डालता है तो इसे विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाते हैं। कुचालक सुचालक जानते होंगे। तो आयनिक ठोस के उदाहरण हो जाएंगे NaCl और ZnS। NaCl और ZnS क्या है? आयनिक ठोस हैं। इसके बाद दूसरा देख लें। दूसरा में है सहसंयोजक ठोस। दूसरा है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस का निर्माण सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप होता है। आयनिक ठोस में क्या था? आयनिक ठोस का निर्माण आयनिक बंधन के फलस्वरूप होता है। तो ये पहला पॉइंट तो सेम ही है कि सहसंयोजक ठोस का निर्माण सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप होता है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में है कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण दो परमाणुओं के द्वारा, सहसंयोजक ठोस का निर्माण दो परमाणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। क्या हुआ? सहसंयोजक ठोस का निर्माण क्या होता है? सहसंयोजक बंधन का निर्माण दो परमाणु, कोई सा भी परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होगा। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में है
कि सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस कैसा होता है? तो सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। इनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। सहसंयोजक ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? तो सहसंयोजक ठोस का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके बाद है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे कि इसमें ग्रेफाइट sp2 जिसका प्रसंस्करण होता है। प्रसंस्करण कैसे निकाला जाता है इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। sp2 होता है और ये सुचालक होते हैं। इसमें कार्बन का प्रसंस्करण sp2 होता है, अतः ये सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा क्या है? एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है, लेकिन यह क्या होता है? कुचालक होता है जिसका प्रसंस्करण sp3 होता है। हीरा का प्रसंस्करण क्या होता है? तो हीरा का प्रसंस्करण sp3 होता है। फिर से देख लेते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट यह एक प्रकार का क्या है? सुचालक होता है। इसमें कार्बन का प्रसंस्करण sp2 होता है और हीरा का प्रसंस्करण sp3 होता है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं कि मतलब आयनिक ठोस ये पढ़ते हैं। ये इसी हम पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार? क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। तो आयनिक ठोस हमने पढ़ लिया, सहसंयोजक ठोस पढ़ लिया। इसके बाद तीसरा है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या है? धात्विक ठोस एक अवयवी कण, धात्विक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? धात्विक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा में धात्वीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में और उनके द्वारा संलगित धनायनों की व्यवस्थित संग्रह होती है। धात्वीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में और उनके द्वारा संलगित धनायनों की व्यवस्थित संग्रह होती है। जानते हैं इसमें यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर लेते रहते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि धात्वीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, ये धातु कोई सा भी धात्वीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके द्वारा समुद्र में और उनके द्वारा संलगित धनायन की व्यवस्थित संग्रह होती है। और उनके द्वारा संलगित क्या है? धनायन की एक व्यवस्थित संग्रह है। तो धात्वीय मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में और उनके द्वारा संलगित धनायन की व्यवस्थित संग्रह है। ये धात्विक ठोस हो गया। इसके बाद लास्ट चौथा है, लेकिन इसमें देख लेते हैं और इसका एग्जाम्पल हो सकता है Fe लोहा हो सकता है, U सोना हो सकता है, Ag चांदी हो सकता है। और इसमें लिख सकते हैं धात्विक ठोस में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण होता है, तभी उसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी कि वो सुचालक होते हैं। और धातुएं में रंग एवं चमक भी उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है। ये भी है कि धातु में जो रंग एवं चमक पाई जाती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंग और चमक पाई जाती है। जैसे लोहा में भी रंग और चमक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, सोना में भी चमक रहता है, चांदी में भी चमक रहता है। इसके बाद चौथा है लास्ट है कि आणविक ठोस। लास्ट क्या है? आणविक ठोस। इसके अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोस इसमें क्या है? अवयवी कण अणु होते हैं। और धात्विक ठोस में क्या था? इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस में क्या था? तो धात्विक ठोस में था इसके अवयवी कण क्या होते हैं? धात्विक ठोस में था इसके अवयवी कण क्या होते हैं? धात्विक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और यहाँ पे क्या है? आणविक ठोस में क्या होता है? इसके अवयवी कण अणु होते हैं। पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो आणविक ठोस 3 प्रकार के हो जाते हैं। ये मतलब धात्विक आणविक ठोस, मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस पहला में, और ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कौन कौन से होते हैं? आणविक ठोस के अवयवी कण अणु इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे का आपको लेक्चर नंबर 3 में मिल जाएगा। यह लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं वीडियो को, तो जाके आप उसे देख ले। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल स्मार्ट अनअकैडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।